बजट सेशन का दूसरा पार्ट आज खत्म हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में। बहुत सी बातें हुई, पर एक बात आप भी ऑब्जर्व कर रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, और हम लोग भी, हमारे सीनियर कुलीग, हमारे काउंटर पार्ट लोकसभा में गोगोई साहब इसे बताएंगे विस्तार से और इश्यूज पे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बार मुझे भी 45 इयर्स हो गए, 45 साल इलेक्टेड पॉलिटिक्स में। रूलिंग पार्टी में था तो देखता था, और अपोजिशन में था तो करता था। सदन हाउस की फंक्शनिंग इंस्टॉल करते हुए अपोजिशन को देखा था। हमेशा अपोजिशन करता है कि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, और बोलना चाहता है, वो अपनी बात रखना चाहता है, जनता की बात रखना चाहता है। तो डिस्टर्बेंस जो होता है हाउस का, मैं जो बात कह रहा हूं उसे क्लियर कर रहा हूं, जो डिस्टर्बेंस होता रहा है अभी तक सिंस इंसेप्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, वो अपोजिशन की तरफ से होता है। पहली बार रूलिंग पार्टी जो लोकसभा और राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी, लगता है उसके डीएनए में फासिस्ट और फासिज्म समा गया है। अब आज के विजुअल्स आपके पास होंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों जगह हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे यहाँ चेयरमैन, आपके यहाँ स्पीकर, हमारे यहाँ पहले होता है 0 आवर, आपके यहाँ पहले क्वेश्चन आवर है, वो शुरू करें। उसके पहले ही अपोजिशन का हमारा जो रोल है, वो रूलिंग पार्टी शुरू कर दिया उसने। और मैं अपने बात के समर्थन में खुद राज्यसभा और लोकसभा का टीवी का लाइव प्रसारण आपसे दरखास्त करूंगा, है उसे देख लें। तो डेमोक्रेसी का जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो भाजपा तोड़ रही। और एक दिन नहीं हुआ, आज तो हुआ ही। ये कई दिन हम लोगों ने देखा, पिछले सेशन में भी एक दिन हुआ था। और अब रात समझ में आता है कि हमारा हाउस आज राज्यसभा चला है 4 बज के कुछ मिनट तक। क्यों रात में 4 बजे तक चलाया गया? क्योंकि आज की प्लानिंग ये थी कि प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड में, नो डाउट थाईलैंड इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छी जगह है। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो वहां है, और होम मिनिस्टर शायद छत्तीसगढ़ जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। तो कल 4:15 बजे तक आपको जगाया गया, हम लोगों को जगाया गया। हमारे एलओपी ऑन रिकॉर्ड हैं कि भाई इस पे मणिपुर बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहां पिछले सालों से, कई दिनों से अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस है। सड़कों पे बलात्कार, हत्याएं। तो इस पर विस्तार से, जब आप प्रेसिडेंट रूल लगाने जा रहे हैं, तो चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपके लिए एक फैक्ट दे दूं कि हमारे यहाँ 3 घंटे इस पर चर्चा अलॉटेड थी, 3 आवर्स।
मणिपुर पे प्रेसिडेंट रूल पे। और मालूम है कितनी जल्दी खत्म किया उसको? 50 मिनट में। तो मतलब कल रात जगह इसीलिए हुआ कि आज डिस्टर्ब किया जाए हाउस को और सैनिटाइज किया जाए। तो वही जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तानाशाही का डीएनए, फासिज्म का डीएनए समा गया है और वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। नंबर 1। अब नंबर 2 पे आइए। आप बताएंगे विस्तार से, मैं भी जितना मेरा अनुभव है कि जहां 2 हाउसेज होते हैं, वहां एक हाउस में दूसरे हाउस की रूल है, कोई ट्रेडिशन ही नहीं है, रूल है। ये रूल है जो मैं कोट कर रहा हूं। वहां के सदस्यों का जिक्र नहीं होता, उनके बारे में कोई आरोप नहीं लगता, खास तौर से क्योंकि वो वहां उपस्थित नहीं होते हैं अपने को डिफेंड करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, तो इसलिए ये रूल है। पर एक आजकल नए बेरोजगार हैं। अब गलती नड्डा साहब की, उसमें हम लोग क्या करें? अब हिमाचल से एक ही मंत्री हो सकता था शायद। तो अनुराग ठाकुर आजकल बेरोजगार है, तो बुलडोजर उन्हीं को दे दिया जाता है, तुम चलाओ इसे। जिस तरह जो मैं कहूंगा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में सीनियर मोस्ट एलओपी राज्यसभा और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पे जो बेबुनियाद, झूठे, आधारहीन आरोप लोकसभा में आप लगा रहे हैं। अरे आपका काउंटर पार्ट राज्यसभा में है, आपका वहां पे जो प्रेसिडेंट है बीजेपी की, वो वहां नेता हैं, आपके सदस्य हैं, वो ये आरोप लगाते तो खड़गे साहब उसका जवाब दे देते, हम लोग जवाब दे देते, फिर खड़गे साहब भी। मैं तो बधाई दूंगा अपनी कांग्रेस लोकसभा में लीडर को, डिप्टी लीडर को और मेंबर्स को कि उन लोगों ने रूल्स के हिसाब से प्रतिवाद किया और आखिर में उसे कार्रवाई से निकालना पड़ा। कल जब राज्यसभा में इस बात को खड़गे साहब ने चुनौती दी तो सबने माना कि हाँ गलत हो। तो नंबर 2 ये नया ट्रेडिशन, और इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, सोनिया जी के लिए भी आज लोकसभा में डायरेक्टली तो नहीं, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में क्या कहा गया इसका जिक्र हुआ। तो क्या मतलब बिल्कुल भाजपा डेमोक्रेसी में यकीन ही नहीं करती। मानो ट्रेडिशन ना फॉलो करो पर रूल्स तो फॉलो करो। जो सदस्य दूसरे सदन का सदस्य हो उसके बारे में आप कोई ऐसी चर्चा नहीं कर सकते जो अशिष्टकारी हो, आलोचनात्मक हो। सोनिया जी के बारे में आज हुआ, हम दोनों को कंडेम करते कि गलत। अब डिस्टरबेंस कैसे होता है ये हमने आपको बता दिया, पर ये मिस्ट्री आज क्लियर हुई कि कल रात में रथ जगह क्यों हुआ। प्रेरणा मिली होगी, आजकल रामनवमी चल रही है तो उसमें और देवी दुर्गा का चलता है, नवरात्र में तो रथ जगह होता है, तो भाजपा वालों ने ही रथ जगह कर लिया होगा। पर न वहां शुद्ध अंतःकरण से होते हैं, न यहां हाउस में शुद्ध अंतःकरण से थे, मकसद से थे, लोकतांत्रिक से थे। अब कल मैंने राज्यसभा जो कवर करते होंगे या आपके काउंटर पार्ट होंगे उनसे पूछिएगा, मैंने रूल 37 उठाया, रेज किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तौर पे। उसमें यह है कि नॉर्मली हर हाउस का टाइम होता है, शेड्यूल। आपके यहाँ 10 से 6 होगा, 11 से 6।
राज्यसभा में भी 11 से 6। तो 6 बजे जब एक आध मिनट रह जाता है, एग्जैक्ट 6 बजे चेयर पे जो बैठा होता है, वो सेंस ऑफ द हाउस कहा जाता है, उसे लिया जाता है कि हम इसे बढ़ाएं, 1 घंटे बढ़ाएं, 2 घंटे बढ़ाएं, या टिल द टॉपिक इज ओवर। नहीं लिया गया। 8 घंटे की चर्चा थी और 1 बजे से शुरू हो गई, 9 बज गए वो भी। 11 बज के कुछ मिनट पे मैंने रूल 37 कोट किया कि ये सब गलत हो रहा है। ये हाउस जो 6 बजे के बाद चल रहा है, इसकी सैंक्शन नहीं है। आप सेंस ऑफ हाउस ले लीजिए, अभी भी मैं कह रहा हूं आप ले लीजिए। और अगर 8 घंटे जो बीएससी में हुई बात, बीएससी में जो भी डिसीजन होता है उसे हाउस में रेटिफाई कराते हैं। अनलेस इट इज रेटिफाइड बाय द हाउस, अप्रूव्ड बाय द हाउस, वो डिसीजन नहीं होता। तो उनका हमने बीएससी में तय किया था टिल आगे। तो बीएससी की बात यहां रखो ना। ये जो इलीगलिटी है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे, प्लीज, ये जो इलीगलिटी है जो 37 हमने उठाया है, बिना सेंस ऑफ हाउस के जो हाउस चला है, अगर उसकी लीगलिटी चैलेंज हुई, जिसमें मणिपुर भी है, प्रेसिडेंट रूल का अप्रूवल, और वक्फ भी है, ये वक्फ चला है 2:30 बजे तक, वोटिंग हुई है, तो ये 37 का ब्रीच। अब साहब, मणिपुर से अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर घबराते थे, वहां जाना नहीं चाहते, उसी के ऊपर आसपास से कहीं से उड़ के गए होंगे थाईलैंड, नीचे देखा भी नहीं होगा, आंख बंद कर लिया होगा। आसी पास से कहीं से, कलकत्ता के आसपास से शायद फ्लाई करके जाते हैं थाईलैंड। 3 आवर्स, मैं आपसे जो कह रहा हूं, 3 आवर्स टाइम निर्धारित था। एलओपी खड़े हुए, उन्होंने कहा साहब इसकी चर्चा कल करा लीजिए, 3 घंटे, 2:30 बज गए हैं, क्या आप 5:30 तक बैठेंगे? 3 बज गए थे, 6 बजे तक बैठेंगे। तो जानते क्या किया? पहले से फॉर्मूला तैयार था अमित शाह जी का, और 50 मिनट में मणिपुर की चर्चा हो गई, वहां गवर्नर रूल भी अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट रूल भी अप्रूव हो गया, चर्चा भी खत्म हो गई। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या चर्चा हुई हो। तो अभी तक तो मणिपुर से प्राइम मिनिस्टर ही घबराते थे, होम मिनिस्टर चर्चा से घबराते हैं, भाजपा चर्चा से घबराती है, और इसीलिए रात की काली रात पे, काले अंधेरे में काला अध्याय लिख गया कि बिना मणिपुर पे जो टाइम निर्धारित था उस चर्चा के, अप्रूव्ड। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रिकॉर्ड काम किया हम लोगों ने राज्यसभा में, बिना अपोजिशन के सहयोग के तो नहीं हो सकता था जो क्लेम करते हो, लेकिन ऐसा सहयोग नहीं चाहिए कि रूल्स भी आप डिफाई करें, लोगों को बोलने ना दें, हाउस डिस्टर्ब करें। जो अपोजिशन का काम है वो है। तो अगर इतने ही शौक है अपोजिशन का, तो आगे बैठे हैं अपोजिशन में, सरकार कैसे चलाई जाती है ये हम बताएंगे उन्हें। बाकी डिटेल, चूंकि आपने पार्टिसिपेट भी किया था वक्फ बिल पे गोगोई साहब ने, और मैंने कांग्रेचुलेट करता हूं, बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मैं अब उनसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, विस्तार से वो बताएंगे। हाँ, कोई सवाल मुझसे या इनसे होगा तो आप कहेंगे, हम हाजिर रहेंगे। जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होंगे हम जाएंगे नहीं छोड़ के। ये वाला धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी। वक्फ बिल से पहले पिछले सत्र में लोकसभा की कुछ नियम, प्रक्रिया, प्रणाली की किस प्रकार
को नकारा गया उसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। मानो ये सदन धीरे धीरे अब भारत के आवाम की सदन नहीं, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी का दरबार बन गया है, वैसा लगता है। क्योंकि इस सदन में प्रधानमंत्री मोदी जी की जयकार स्वीकारित है, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की नीतियों की आलोचना की बारी आती है, सकारात्मक आलोचना, तब सत्ता पक्ष विभिन्न कूटनीति के द्वारा सदन की कार्रवाई को स्थगित करती है और अपनी जवाबदेही से वो भागती है। इसको लेकर सारे विपक्षी दल चिंतित थे। हमने अपनी चिंता आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी जताई एक पत्र के द्वारा। बाद में हम सब उनसे जाके मिले भी, लेकिन उसके पश्चात हम सदन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं देख पा रहे। पिछले 2-3 दिन में अमेरिका की जो 27% टैरिफ्स भारत के एक्सपोर्ट पे लगी है, उसको लेकर हम एडजर्नमेंट मोशन की मांग हम कर रहे थे। एक बार भी माइक की अनुमति हमें नहीं मिली, हम अपनी बात रिकॉर्ड पे नहीं ला पाए। लेकिन आज दोबारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री पार्लियामेंट के सारे नियम जानते हुए भी उन्होंने कांग्रेस की जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई उसका उनने उल्लेख किया, जो सदन के अंदर भी नहीं हुई। और ये बार बार ये एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट है, रूलिंग है कि जो बात सदन में नहीं हुई है तो उसे सदन में उठाना मुनासिब नहीं है। लेकिन उस पर टिप्पणी भी आती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की, और तुरंत उसके बाद अध्यक्ष महोदय की भी टिप्पणी आती है। ये हमारे संसदीय मर्यादा, संसदीय नियम प्रक्रिया के लिए बहुत ही गंभीर रूप से सोचने वाली बात है कि बार बार ऐसे उदाहरण हमें दिख रहे हैं। हमने लोकसभा सदन में सत्ता पक्ष के एक सदस्य को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष का नाम लेते हुए उन पर गंभीर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए हमने वो नज़ारा भी देखा। हमने वो नज़ारा भी देखा कि अध्यक्ष महोदय आए और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के संदर्भ में एक टिप्पणी रखी और बिना लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर दिए हुए उन्होंने हाउस को स्थगित कर दिया। और आज तीसरी बार हमें ऐसा हमने उदाहरण देखा जहां पर इनडायरेक्टली ही सही कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन के पद पर बैठी हुई श्रीमती सोनिया गांधी जी का उल्लेख किया गया। तो क्या भाजपा के लिए सारे नियम कानून का कोई मायने नहीं? आज हम क्या जानना चाहते हैं कि 27% का जो टैरिफ लगा है उससे पूरा भारत का स्टॉक मार्केट हिल चुका है, जिस पर हमारे मध्यम वर्गों की खून पसीने की पैसे जमे हुए हैं। उनका क्या? वही स्टॉक मार्केट जिस स्टॉक मार्केट में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था
निर्वाचन से पहले एक निवेश करो, निवेश करो। आज पिछले 6-7 महीने में क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट्स में? लोगों का कितना पैसा चला गया। स्टॉक मार्केट किस प्रकार से गिर रहा है, आज भी गिर रहा है। पर प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, थाईलैंड में है। हम बार बार मांग करते हैं लोकसभा में कि आप विदेश मंत्रालय का आप उस पर चर्चा करो, डिमांड फॉर ग्रांट्स के द्वारा। अगर सच में प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व गुरु हैं तो विदेश मंत्रालय पे चर्चा से क्यों भागते हैं? विदेश मंत्रालय के डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर लोकसभा में 2 बार चर्चा हुई है और दोनों बार, जहां तक मेरी जानकारी है, यूपीए सरकार के 2010 और 2011 में हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 से है, लेकिन 56 इंच के सीने वाली ये सरकार ने एक बार भी विदेश मंत्रालय को यहां पर चर्चा होने नहीं दिया। किस बात से डरते हैं? क्या उनको डॉक्टर जयशंकर पर विश्वास नहीं कि वो बात रख पाएंगे? क्या वो हमारे सवालों का उत्तर नहीं दे पाएंगे? क्या ये उनके मन में शंका है? आज अमेरिका के 27% टैरिफ्स को लेके भारत सरकार की क्या रवैया है? उसी की मांग कल राहुल जी ने की, पर सरकार की तरफ से सदन में कोई स्पष्टता नहीं। आज सोने का दाम बढ़ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लाए हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आज वो भी खत्म हो चुकी हैं, तो उसमें भी लोगों को राहत नहीं मिल सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी आज मोहम्मद यूनुस साहब से मिले, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से। जिस चीफ एडवाइजर ने कुछ ही दिन पहले क्या कहा कि चीन के द्वारा भारत के उत्तर पूर्वांचल के अंदर वहां पे निवेश होना चाहिए। जो चीन, जो अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता, जो चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के वीजा पर स्टेपल मारता है, आज उस चीन को चीफ एडवाइजर स्वागत दे रहे हैं। तो हम तो जानना चाहेंगे एक प्रधानमंत्री मोदी जी से कि क्या आपने ये बात उठाई? आज जो आपकी थाईलैंड में मीटिंग हुई बिम्स्टेक के समिट में, क्या आपने ये बात उठाई? आपने तो एक अच्छा पत्र लिखा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू अल्पसंख्यक है, उनकी चिंता वर्तमान की बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। क्या वो बात आज आपने उठाई? ये सारे बातें हैं जो हम लोकसभा सदन के अंदर विदेश मंत्रालय पर डिमांड फॉर ग्रांट्स के चर्चा के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं। जो बात राहुल गांधी जी ने पिछले बजट सत्र में कहा कि चीन की इंडस्ट्री बहुत आगे आ चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव उनके साथ केक काट रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं। और उल्टा मंत्री पीयूष गोयल जी वही बात कहते हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है और भारत की इंडस्ट्री को और आगे बढ़ना है। यही बात राहुल गांधी जी ने नहीं कही थी पिछले बार सदन के अंदर, जब वो स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, बैटरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। उसी बात को आज सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब मंत्री पीयूष गोयल जी वही बात उन्होंने एक इंडस्ट्री के समिट में कही। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो ही आखिरी वक्त था जब आदरणीय एलओपी राहुल गांधी जी एक चर्चा में भाग ले। उसके बाद किसी भी चर्चा पर भाग लेने का अवसर नहीं मिला। कितनी अफसोस की बात है। लगभग एक महीने का ये बजट सत्र में कल ही 0 आवर में कुछ चंद मिनट के लिए उनको अनुमति मिली। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर तो अब भाषण अच्छा देते हैं, लेक्स फ्रीडमैन के पोस्टर पॉडकास्ट में जाके कहते हैं कि आलोचना ही लोकतंत्र की आत्मा है, और यहाँ पर
जो उनके आलोचक हैं, चाहे एलओपी राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हो, चाहे सीपीपी चेयरपर्सन हो, उन्हीं को आज बोलने से उनको रोकते हैं और उनके कही हुई बातों को नकारने की कोशिश करते हैं। मणिपुर पे इन्होंने कहा कि राज्यसभा में 3 घंटे की मीटिंग चर्चा होनी थी, पर सिर्फ 50 मिनट में चर्चा हो गई। और यहां पर भी आज पूरा दिन था हमारे पास, कल भी था, कल भी मणिपुर पे चर्चा हो सकती थी दिन में, लेकिन उनको रात के अंधेरे में काम करना पसंद है। और मेरे पिताजी कहते थे कि रात में कभी कोई नेक काम नहीं होते, और यही हुआ। मणिपुर को लेकर पूरा भ्रम फैलाया गया, पूरा झूठ फैलाया गया। किस प्रकार से अब उनकी खुद की स्वयं की विफलताएं हैं मणिपुर को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह जी को उनकी पूरा उसको छुपाने की कोशिश, और इसीलिए रात के अंधेरे में कभी 2:30 बजे तो राज्यसभा में 4 बजे ये उस चर्चा को लाना चाहते हैं ताकि मणिपुर के लोग ना देख पाए। वक्फ को लेकर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विपक्ष ने अपनी बातों को रखा, हमारे बातों में, हमारे तर्क में, हमारे जज्बे में जो वजन था, उसका उत्तर भाजपा के पास नहीं था। संख्या भले ही उनके पक्ष में थी, लेकिन वो तर्क में हमसे हारे, वो जज्बे में हमसे हारे, और ऐसा कुछ भी ठोस बात वक्फ संशोधन के पक्ष पे नहीं बोल पाए, ना इस बात का वो उल्लेख कर पाए कि 2013 के जो अमेंडमेंट आई वक्फ संशोधन को लेकर, उस पे भाजपा ने सर्वसहमति से उस समय क्यों समर्थन किया। इस बात का उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया कि 2013 में सर्वसम्मति से उस समय के भाजपा की स्वर्गीय नेत्री, आज वर्तमान के रक्षा मंत्री ने उस समय समर्थन क्यों किया। तो इसीलिए आज पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने संविधान, भारत की पंथ निरपेक्ष संस्कृति, सनातन धर्म की, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को दोनों लोकसभा और राज्यसभा में भरपूर जोर से प्रकाशित किया और सुरक्षित रखने की हमने कोशिश की। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपके पास कोई सवाल है तो आदरणीय प्रमोद जी आपका उत्तर देंगे। है कोई सवाल? सर अगर जैसा आप लोग कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे वक्त बिल को, एक मिनट मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर सरकार बनी कांग्रेस की तो वापस 2013 में के वाले बिल में जो बदलाव किए गए हैं उसको निरस्त किया जाएगा, वापस से 2013 वाला बिल आप लोग लेकर आएंगे? देखिए, दोनों बातें हम आपसे कह दें। देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बोलते हुए आपने भी कहा है लोकसभा में। एलओपी ने या जो हमारे अध्यक्ष स्पीकर थे उन्होंने भी राज्यसभा में कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वक्फ पे बिल। और जो रीजनिंग दी है अभी उगई साहब ने कि उस पर उस समय तो आप तैयार थे, इस समय आप क्यों उसको पलट रहे हो, दोनों बातें अपनी जगह हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जगह से, बहुत फोरम से इतनी बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी है कि ये लीगली चैलेंज होगी, और इस पर भी चेयरमैन जो हमारे हैं जयराम रमेश जी ने, उनका भी बहुत स्पष्ट आया है। तो निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश में जो विकल्प हैं न्यायिक,
उस पर भी विचार होगा। और हमें पूरी उम्मीद है जो आप आगे की बात कह रहे हैं, हमारी जो नीति है हम उसके अनुसार ही सरकार बनने पे काम करेंगे। हम किसी दूसरे के बनाए हुए कानून को क्यों ढोएंगे। पर ये बात तब की है, अभी तो मैं ये कह सकता हूं कि सारी संभावनाएं जो दिख रही हैं, जो बयानात सुन रहा हूं मैं, तो लीगली तो चैलेंज होगा। मैंने कहा लीगली चैलेंज होगा। मैंने आपसे कहा बहुत से फोरम करेंगे, कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी, और अगर करेगी तो हम आपको सही समय पर जब करेंगे तो बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं, हमारा पॉइंट ये जी एट टू बी डिसाइडेड नहीं है, एट नॉट डिसाइडेड है। क्या निर्णय है जब हो जाएगा तो बताएंगे। डिसाइडेड है कि नहीं है ये तो तब आपको पता लगेगा। लेकिन आज जब बैठ के हम और गोगोई साहब कह रहे हैं तो भाई पिटीशन फाइल तो नहीं है ना। मैंने कहा किसी भी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। और फिर मैंने आपको बयान कोट कर दिया चेयरमैन का, वो भी बड़ा क्लियर है। तो उसके आगे हम दोनों तो नहीं क्लियर करेंगे ना। सर वक्त पे जब वोटिंग हुई सर इधर से सर आपके इधर सर वक्त पे लोकसभा में जब वोटिंग हुई तब भी आप लोगों के पास 232 था, एक अच्छा नंबर विपक्ष के लिए था। राज्यसभा में भी नंबर अच्छा था, लेकिन कुछ पार्टियां राज्यसभा में ऐसी रही, बीजेडी, जिन्होंने अपना एंड मोमेंट पर स्टांस चेंज कर लिया, उनको क्या कहेंगे। और दूसरा जेडीयू में जो अब कई आवाज़ें उठ रही हैं, जेडीयू के कुछ नेताओं ने नाराज़गी जाहिर करी है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? नाराजगी नहीं जाहिर की, तो इस्तीफे हो गए हैं कुछ। नाराजगी की पराकाष्ठा है। और ये नेताओं में तो जो है ज़मीन तक है, क्योंकि इसे किसी धर्म से मत जोड़िए। ये तो शुरुआत है, गाड़ी चल पड़ी है। आज बारी किसी की है, कल सिखों की बारी होगी, जैनियों की बारी होगी, बौद्ध की बारी होगी, सभी की बारी होगी। क्योंकि जमीन जब होता है ना, जब घर में कोई बहुत लायकदार नहीं होता, पुरानी पीढ़ी से मिलता है तो उसको बेचना शुरू करता है। सार्वजनिक उद्योग बिक गए, तमाम सरकारी संपत्तियां बिक गई, रेल बिक गया, हवाई जहाज बिक गया, सब बच गया। अभी भी मन नहीं भरा है तो ये शुरुआत हो गई। तो देखिए किस किस की, इसमें सबको संयुक्त रूप से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं है। ये जिस तरीके से ज़मीनें अधिग्रहित कर रहे हैं, लेना चाहते हैं। अभी कुछ खबरें आई चैनल्स में, मैं देख रहा था कि अभी प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली और डबल इंजन की सरकार जहां है वहां चिन्हित करना शुरू हो गया किसमें कितना माल है। Sir, this side. Sir, my question is to बीजेडी का पूरा कर देंगे, इसके बाद आई विल कम टू। बीजेडी का कल जो स्टेट पहले था वो डिसीजन था कि वो वोट खिलाफ करेंगे, पर फिर बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वोट साथ करेंगे। उन्होंने विकल्प दे दिया कि आप लोग अपने अनुसार कार्रवाई करें। तो उन्होंने, मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो अपना एक स्टैंड था वो चेंज किया है। किन परिस्थितियों में किया है इसका जवाब तो न गोगोई साहब दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं। इसका जवाब तो यहाँ उनके दोनों नेता जो हैं उनसे पूछिए, उड़ीसा जाने की ज़रूरत नहीं, बता देंगे। Sir, my question is to Mr. Gogoi. Sir, you've already talked about how critical comments were made on Mrs. Sonia Gandhi about her comments at the CPP meeting. So, how do you plan to take this forward officially? Will you be writing to the Speaker on the issue? And will the Congress protest this? How do you plan to take this forward? I think we will discuss it with our leadership on what is the appropriate steps to take. As I said, this follows a series of events in which we are seeing that parliamentary rules and norms have been flouted, and we had hoped that after the meeting of opposition parties with the Honorable Speaker on how the government is turning the parliament into a darbar, we would see a change. Yet we continue to remain disappointed. सर, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वक्फ संशोधन बिल सदन से पास होने के बाद
कांग्रेस अपनी रूलिंग स्टेट में वक्फ बोर्ड में क्या गैर मुस्लिम को जगह देगी या नहीं देगी, चूंकि लड़ाई का मुख्य वजह यही है। मुझे लगता है कि वक्फ को लेके बहुत से रूल्स आने भी हैं, बहुत से नोटिफिकेशंस आने हैं, तो मुझे लगता है कि और जैसे कि जिस प्रकार से कहा भी है कि कहीं बहुत से जगह पर ये केसेस भी होने वाली हैं, स्टेट्स में भी केस होने वाली हैं, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या किस प्रक्रिया में आज से 1 महीने बाद हम होंगे। सर इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट हैव टू ऐड ऑन। जब सीए बिल पास हुआ था तो आप लोग के जितने भी नॉन बीजेपी अलाइंग स्टेट्स थे वहाँ पे एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास किया गया था फॉर दैट। क्या आप लोग इसी तरह से वक्फ बोर्ड पे भी क्या कोई रेजोल्यूशन पास करेंगे जहाँ पे आप लोग की रूलिंग पार्टी काम कर रही है सर? अरे साहब States अभी में। तो कुछ घंटे हुए हैं, अभी प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिल रही है, थोड़ा सा समय तो दीजिए, हमें क्या करना है बताएंगे आपको। अब प्रेसिडेंट की एसेंट के बगैर तो ये कानून बन नहीं सकता, ये अमेंडमेंट बन नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से जितना हमने और गोगोई साहब ने कह दिया है, आज आपके पास हाउस है नहीं तो हमारे इनसे काम चलाइए, जितना कह दिया फिर आगे मिलेंगे। Sir, one question, Gogoi sir. Sir, whatever questions you were raising within the parliament regarding the Waqf Amendment Bill majorly has been covered by the government. They have given a reply stating that we have given powers to the state governments. We have accepted your suggestions. That is the reason why they had also bring some changes. So, what is the major point of contention between the opposition and the government? What changes you are demanding regarding Waqf Amendment Bill? See, I don't think what I found in the reply of the government was that they don't understand Waqf. They don't understand Article 26 of the Constitution. They don't understand the basic preamble of the Constitution. And they have yet to explain why they supported the 2013 amendment wholeheartedly. So I think the politics of the BJP is very clear. I think, again, I must say, the feedback that I have got from public and civil society is that the opposition party vehemently defended the Indian Constitution and put the government on the mat regarding its unconstitutional behavior and how flawed and weak their logic and arguments were. सर टैरिफ को लेकर एक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत हमसे 52% चार्ज करता है उस हिसाब से हम 20% हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप EU और जापान के जो टैरिफ्स लगाए हैं वो हमसे कम हैं। ये भी सहयोगी राष्ट्र हैं पर उन पे कम टैरिफ्स लगाए हैं। हमारे पे 26-27% लगाए हैं, 26%, जिसमें आपको पता है जेवर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पे कितना प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा, स्टूडेंट्स के वीज़ाज किस प्रकार से कैंसिल किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को किस प्रकार से बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और इन सभी बातों पर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप। विभिन्न देशों के नेताओं ने जो जिनका रिश्ता अच्छा है अमेरिका के साथ, उनके देश के नेताओं ने भी कहा है अपने राष्ट्र हित में कि ये जो निर्णय है वो गलत है। लेकिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ भी हमने अभी तक ठोस बात नहीं सुनी और उसी की हम अपेक्षा करते हैं। मुझे लगता है जो पूरा जो उनका मीटिंग रहा वो कुछ महीने पहले वो अमेरिका जाके आए, राष्ट्रपति ट्रंप से मिल के आए, वो मीटिंग उनकी फ्लॉप हुई, उसी का प्रमाण हमें कल मिला। एक मैं जरा बिना पूछे बोलना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। ये मैंने नोटिस नहीं किया, गले मिले थे इस बार ट्रंप से कि ट्रंप ने मना कर दिया था? मोदी जी का बताएं, हमें याद नहीं पड़ रहा है। बैठाया था, गले तो नहीं मिले। अरे आप ही तो देते हो जानकारी, आप फोटो दिखाते हो, आप हाँ। मैं बता तो रहा हूँ थाईलैंड का फीडबैक बहुत अच्छा है।
और आप एक काम करिए ना, देखिए ना जरा गौर से, थाईलैंड, मोदी जी की विजिट, ठीक है ना। गले अगर मिल के आए हैं तो बहुत खतरनाक, कुछ ना कुछ दे के आए होंगे। चलिए।